Now in this class, we'll study about the lesson composition and structure of the climate. ये क्लास 9th का लेसन नंबर 3 है जो न्यू वाली एनसीईआरटी है, एक्सप्लोरिंग द सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। मतलब भारत के भी समाज को हम समझेंगे और उसके बाहर के भी समाज को समझेंगे। लेकिन आज का टॉपिक है ज्योग्राफी एंड द हेडिंग इज क्या है, कॉम्पोजिशन एंड composition and structure of atmosphere okay. As of now we have already studied this topic in class 7th. ठीक है, हमने क्लास 7th में इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ा है, बट ओवरऑल हमें ये समझना है वापस से इसको। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ को लेते हैं और अर्थ से हमने कई चीज़ें समझी होंगी। जैसे अर्थ का ये जो सरफेस है, ठीक, इसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। अर्थ का सरफेस है लिथोस्फीयर। अब अर्थ के पास अपना एक मास है, ठीक। अब इसके मास होने की वजह से इसके पास है ग्रेविटेशनल पुल पावर, मतलब किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब अर्थ के मास की वजह से इसका जब ग्रेविटेशनल पुल पावर है तो ये अपने चारों तरफ अलग अलग तरह के गैसेस को अट्रैक्ट करती है ना। अब एक बात को समझना है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस हैं वो पास में ज़्यादा होंगी या ऊपर की तरफ ज़्यादा होंगी? पास में ज़्यादा होंगी। क्यों ज़्यादा होंगी? क्योंकि हाँ, पास में अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम पुल पावर मैक्सिमम डेंसिटी, है ना। समझ में आ रही है बात? यानी कि हमारे अर्थ के ग्रेविटी की वजह से हमारे अर्थ के चारों तरफ डिफरेंट गैसेस का जो लेयर बना हुआ है, साथ में डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर, उसी को हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। तो क्या आपको समझ में आ गया एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर है सिंपली अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल पावर की वजह से इसके चारों तरफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर की एक लेयर का बनना, ठीक है। अब जो समझना है हमें, मेन जो कंपोनेंट है दैट इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो हम चीज़ों को कंबाइंड करते हैं। जैसे मिक्सचर एंड डेलीगेशन में अलग अलग चीज़ें बनती हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। बट ऐसे ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है ना। अब जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप लोग चार्ट भी होगा लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर पे मेजर गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को देखते हैं तो हम 78% के आसपास है। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पर आती है गैस, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन या O2, जो 21% के आसपास आती है। 20 पॉइंट समथिंग है, बट हम 21% के आसपास मानते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम तीसरे नंबर पर आते हैं तो हमें आर्गन गैस दिखती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखती है, CO2 दिखती है। इसके बाद हम ऐसे ही देखेंगे तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है। ये सभी गैसेस का नाम वहाँ पर लिखा होगा बुक में भी, है ना। तो ये सब गैसेस क्या अलग अलग लेयर में होंगी? ये गैसें नहीं, ये गैसें आपस में मिली हुई होंगी हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसें आपस में मिली हुई होंगी। और साथ के साथ हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस तो हो ही गई, गैसेस, इनके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी तो होंगे, हमारे अर्थ से उड़ने वाले डस्ट पार्टिकल्स, ठीक। और डस्ट पार्टिकल्स के साथ जब सन का इंसोलेशन आता है, सन रेज आती है, तो सन रेज की वजह से जो पानी है वो इवेपोराइज हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी के फॉर्म में वो भी तो इसी में प्रेजेंट होगा, गैसेस और डस्ट पार्टिकल में, तो वो भी प्रेजेंट होगा। उसे हम बोलेंगे वाटर वेपर, वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी, है ना। अब ये तीनों मिल करके क्या है? एक कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, है ना। इनका एक रेशियो बन रहा होगा। वो रेशियो अलग हो सकता है कि उसका कोई फिक्स रेशियो ना हो, लेकिन फिर भी
एक जनरल फिक्स रेशियो दे दिया गया है कि भाई नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन की अपनी एक जो है कि 0.0093 परसेंटेज के आसपास है। हाँ, 0.93 के आसपास आर्गन है। अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो 0.04 परसेंटेज के आसपास आता है, 0.04 परसेंटेज आता है। तो इनका जब एक साथ जो मिक्सचर बना है उसी को हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो क्या आपको कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर समझ में आ गया? मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यू नीड टू राइट द सिंपल आंसर दैट व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो विल सिंपली राइट द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस along with नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इंक्लूडिंग डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर टुगेदर मेक द कॉम्पोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, है ना। ये सभी एक साथ मिलके हमारे एटमॉस्फेयर का क्या बनाते हैं? कॉम्पोजिशन बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरा जो टॉपिक है, कह रहा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे घरों की भी एक संरचना होती है, कि स्ट्रक्चर होता है। किसी का कोनिकल शेप घर होता है, तो किसी का फ्लैट छत वाला घर होता है ना, तो किसी की मढ़ा होगी, है ना, मतलब अलग अलग तरीके का घर होगा, उसके शेप अलग अलग होंगे, है ना। वैसे ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका भी तो कोई एक स्ट्रक्चर होगा, किसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो अब एक बार मैं फिर से आऊँगा पुराने वाली बात पे। हमने देखा था कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल पावर की वजह से इस पर गैसेस वगैरह खिंची हुई हैं और इसके आसपास हैं। तो पास में गैसें ज़्यादा होंगी, मतलब डेंसिटी गैसों की क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल पावर क्या है? ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे इन गैसेस की डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। नेचुरल सी बात है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल पावर की वैल्यू भी कम होती जाएगी। यानी कि जो कॉम्पोजिशन है वो धीरे धीरे जब हम ऊपर जा रहे हैं तो वो चेंज होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल पावर मतलब घटने की वजह से धीरे धीरे गैसेस की डेंसिटी कम होती जा रही है ना। और अलग अलग जो गैसेस हैं वो अपना अपना दोस्त खोजती होंगी और अपने अपने दोस्त के साथ कॉम्पोजिशन बनाती होंगी। बात समझ रहे हो? जैसे इस क्लास में भी सभी लोगों के दोस्त नहीं हो पाते। कुछ खास लोगों के दोस्त होते हैं जिनसे आप ज़्यादा क्लोज होते हैं, होता है ना, जनरली होता है। हम सबसे क्लोज थोड़े ना हो सकते हैं, बिल्कुल। कुछ खास लोगों से हम ज़्यादा क्लोज होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे हमारी दुश्मनी भी होगी। वैसे ही एटमॉस्फेयर में क्या सभी गैसें आपस में एकदम एक साथ मिल के रहेंगी? नहीं होगा ना। धीरे धीरे उनके बीच में डिस्टेंस बनती जाएगी अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं, लेकिन जब हम किसी और चीज़ को रिएक्ट करा दें ऑक्सीजन के साथ, तो क्या सारी चीज़ें ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगी? नहीं रिएक्ट करेंगी, है ना। कुछ चीज़ें ऑक्सीजन के लिए न्यूट्रल होंगी। वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में भी तो होता होगा। अलग अलग लेयर्स में जो गैसें होंगी उनका रिएक्शन अलग तरीके से होगा, और उसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में स्ट्राटा बनता है। क्या बनता है? स्ट्राटा। स्ट्राटा मतलब होता है लेयर्स, अलग अलग, ठीक। और वो लेयर्स 3 कारणों से बनती है। पहली चीज़, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल पावर घटने की वजह से ऊपर जाने पर डेंसिटी का कम होना, पहली चीज़। दूसरी बात, केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग गैसेस का अलग अलग होना, ठीक है। और तीसरी बात, जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स का भी चेंज होना, है ना। मतलब तापमान भी बढ़ सकता है, घट सकता है ना। और यही चीज़ डिसाइड करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को, है ना, कि हमारा एटमॉस्फेयर किस तरीके का होगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक। पहली लेयर होगी, एक दूसरी लेयर होगी, एक तीसरी लेयर होगी, है ना। और ऐसे जब हम देखेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स बनती हैं, है ना। लेकिन एक जनरल सा सवाल आता है, यह जनरल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होती होगी, है ना। क्या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, या एक वेरिड फॉर्म में है, इतना ही है, या अलग अलग जो लेयर्स हैं उनकी हाइट अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की डिसाइड होगी, है ना। तो आज हम एटमॉस्फेयर की पहली वाली लेयर से समझते हैं इस बात को कि ये एटमॉस्फेयर की हमारी हाइट डिसाइड कैसे होती है। वैसे तो लेयर्स जनरली हम लोगों को इस बार वाले सिलेबस में
ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये 5 पार्ट पढ़ना है, उसको नहीं पढ़ना है। हाँ, ये 5 पार्ट को ही पढ़ना है। इसके सब पार्ट्स हैं जिसको मैं थोड़ा सा आपको इंक्लूड करूँगा, लेकिन इसमें पहली जो पार्ट है, पहली लेयर जो है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर ट्रोपोस्फियर। ये जो लेयर है इसे मैं बोलता हूँ ट्रोपोस्फियर। मैं नहीं बोलूँगा, इस बात को ज्योग्राफर्स ने बोला है, कि अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग अपना बोला है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। अब ये ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। अब ये ट्रोपोस्फियर जो है, यहाँ पर एक बात बताइए, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? यानी कि यहाँ पर पहली चीज़ हाई डेंसिटी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि भाई नेचुरल सी बात है, ग्रेविटी अर्थ के पास ज़्यादा है ना। दूसरी बात, इसकी एवरेज हाइट की बात करते हैं। एवरेज हाइट ये दिया होगा 12 किलोमीटर के आसपास, बुक में भी दिया है 12 किलोमीटर के आसपास। फिर तीसरी बात आप जब देखेंगे तो जितने भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना होंगे, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक, थंडर स्टॉर्म्स, थंडरिंग, ये सारे के सारे जो फिनोमिना होते हैं वेदर रिलेटेड, ये भी कहाँ होंगे? ट्रोपोस्फियर में होंगे। ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमिना, वेदर रिलेटेड फिनोमिना, ठीक है। अब हम आते हैं, पहली इस बात को समझते हैं कि एवरेज हाइट इसकी 12 किलोमीटर है, तो क्या हर जगह ये 12 किलोमीटर ऊंचा होगा? ऐसा है नहीं। हमारे जो ट्रोपोस्फियर है इसकी हाइट हर जगह एक बराबर नहीं है, ये वेरिड है। ये किस बात पे डिपेंड करता है? आइए इसको थोड़ा हम फिर से ग्लोब से समझते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और यहाँ पर नॉर्थ में पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ में सदर्न पोल है ना, और यहाँ पर इक्वेटर है। अब हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, सन वर्टिकल होता है ऐसे, तो एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल होगा और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर वर्टिकल होगा। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब वर्टिकल होगा? 21 जून को वर्टिकल होगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर कब वर्टिकल होगा? 22 दिसंबर को वर्टिकल होगा। वर्टिकल का मतलब सीधा, और जब सीधा होगा तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। जहाँ सन वर्टिकल होगा तो सनरेज बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, और जब सनरेज स्ट्रेट जाएंगी तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, नेचुरल सी बात है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होगा। हम ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है, यहाँ पर दुनिया के जो बड़े बड़े हॉट डेजर्ट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। जैसे सहारा डेजर्ट, हमारे यहाँ जो थार डेजर्ट है इंडिया का, फिर इधर आ जाइए चिहुआहुआन डेजर्ट है, फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ठीक, हाँ, कालाहारी डेजर्ट उधर है, फिर गोबी डेजर्ट। तो अलग अलग जब तुम डेजर्ट्स को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे आप, तो आप देखोगे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर ही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर ही ये हॉट डेजर्ट्स हैं, ठीक। अब डेजर्ट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सन वर्टिकल हुआ, जून का समय है, बिल्कुल वर्टिकल है, टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई होने से आप लोगों को मैंने एक बार बताया होगा, हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर। क्लियर है ये बात? जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा, जनरल सी बात है। अब मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया है और यहाँ पर ये गैसेस हैं, कुछ अपना गैसें हैं, एंजॉय कर रही हैं यहाँ पर, हरे राम हरे राम हरे राम कर रही हैं, और तब तक हाई टेम्परेचर आ गया, सन वर्टिकल हो गया, तो ये जो गैसें हैं ये गर्म होंगी, गर्म होंगी तो इनके बीच का मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगी, और डेंसिटी घटेगी तो ये जो गैसें हैं ये हल्की हो जाएंगी, और हल्की होने के बाद क्या होंगी? ये ऊपर की तरफ उठेंगी। समझ में आ रही बात? और जब ये ऊपर की तरफ उठेंगी तो नेचुरल सी बात है कि इनकी हाइट मैक्सिमम हो सकती है, और इसी कारण से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर इस
ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो 18 किलोमीटर के आसपास होती है। सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ होगी हमारे ट्रोपोस्फियर की? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगी। समझ में आ रही है बात? और यहीं से जनरली आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे कम कहाँ हाइट होगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, क्योंकि वहाँ सन की जो रेज हैं वो स्लाइंटिंग जाती हैं, स्लाइंटिंग करके जाती हैं, तिरछी जाती हैं, तो टेम्परेचर कम क्रिएट होगा। और जब टेम्परेचर कम क्रिएट होगा तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर कम गर्म होगा तो हाई प्रेशर होगा और ट्रोपोस्फियर की हाइट वहाँ क्या हो जाएगी? नीचे हो जाएगी। तो वहाँ हाइट होती है 8 किलोमीटर के आसपास और इक्वेटर पर होती है 15 किलोमीटर के आसपास। और इस वजह से जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं अच्छे से, ज्योग्राफी में हमेशा एवरेज वही नहीं निकलेगा, फिर भी ये एक एवरेज आता है कितना? 12 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट क्या है? 12 किलोमीटर है। इतनी बात आ गई समझ में? अब ट्रोपोस्फियर पे हम जब आएंगे तो ट्रोपोस्फियर जहाँ से ख़त्म हो रहा है उस वाले लेयर को, उस वाले एरिया को हम ट्रांजिशनल एरिया बोलेंगे। अब ये क्या है? एक ट्रांजिशनल एरिया है। कौन बजा रहा है इसमें? हम भी ढोलक बजा देंगे, ढम 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 ढम। तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, है ना? तो ट्रोपोपॉज, बस ट्रोपोस्फियर में पॉज लग गया, इसके बाद ट्रोपोस्फियर नहीं है, है ना? तो हम जनरली कहेंगे ये 0 किलोमीटर से लेकर के, मतलब 0 किलोमीटर से लेकर के और 12 किलोमीटर के आसपास इसकी हाइट है ट्रोपोस्फियर की। और यहाँ पर ये 3 बातों को याद रखना। ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमिना, ठीक है, उसमें क्या क्या हो जाएगा? रेनफॉल हो जाएगी, थंडर स्टॉर्म हो जाएगा, विंड हो जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पर होगा। एवरेज हाइट इसकी 12 किलोमीटर है, यहाँ की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। तो यहाँ आ गया आपका ट्रोपोपॉज। अब हम ट्रोपोपॉज से थोड़ा आगे बढ़े, ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट किए। एक और बात, ट्रोपोस्फियर की एक और विशेषता तो मैं बताना भूल गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। मेरे ख्याल से बुक में डिटेल नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जब हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, याद होगा पहले हमने पढ़ाया आप लोगों को, जैसे हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हर एक 1 किलोमीटर पर यहाँ पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना? और इस 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होने को ही हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। ऐसा होता क्यों है, क्या आप जानना चाहेंगे? कि जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होने लगता है? कम होने लगता है, और 1 किलोमीटर हाइट पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। मतलब मान लीजिए हम लोग यहाँ हैं अभी, और यहाँ से 1 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ मान लेते हैं टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। तो ये कम होकर के 1 किलोमीटर ऊंचाई पर कितना हो जाएगा? 27.5 हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि हम 1 किलोमीटर हाइट पर जब जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है इस बात को, ये हमेशा हर जगह ऐसे ही थोड़े ना होगा कि कहीं पे तुम 1 किलोमीटर गए और 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है वहाँ की वेदर कंडीशन पर, कि वहाँ की लोकल वेदर कंडीशन क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। लेकिन एवरेज हम क्या मानते हैं कि 1 किलोमीटर हाइट पर जब हम जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्या समझना चाहेंगे? चलिए समझ लेते हैं इसको भी। नेक्स्ट पेज पर सपोज ये है हमारा ट्रोपोस्फियर, ठीक है, अर्थ से हमको समझें, हाँ ट्रोपोस्फियर, ठीक है। एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है अर्थ का सरफेस है,
सरफेस है, और इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है, या अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक। अब नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं। और जब ग्रेविटेशनल पुल पावर ज्यादा है तो नीचे की तरफ गैसेस की डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, हमने ऑलरेडी जान लिया है ना। नीचे की तरफ गैसों की डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब हम समझेंगे थोड़ा सा कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, ये हीट कैसे होती है, मतलब ये गर्म होगी कैसे, इस पर टेम्परेचर कैसे क्रिएट होता है। तो होता क्या है, रिकॉर्ड हो रहे हैं ना भाई, ठीक है। अब मान लो यहाँ हमारे सूरज बाबा हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमारी क्लास में तो कोई सूरज नहीं है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तो कहता कि इतना भी खराब नहीं हूँ मैं जितना खराब सर बना दिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ से सन रेज आ रही हैं, अब इतना भी नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा, लेकिन समझने के लिए, अब यहाँ जो सन रेज आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं इनसोलेशन, ऑलरेडी पढ़ाया हूँगा मैं। इन से इनकमिंग, आने वाली, सोलर यानी कि सूर्य की रेडिएशन, ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये जो आती हैं रेस, तो ये आ करके अर्थ पर हमारे टकराई, और टकराने के बाद अर्थ के सरफेस को एक लिमिट तक हीट करेंगी, है ना, और हीट करने के बाद ये वापस से अर्थ से क्या होंगी, री एमिट होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, हाँ, रिफ्लेक्शन होगा। तो आने वाली जो किरणें थी, जो आने वाली रेस थी, इनकी डेंसिटी क्या, सॉरी, इनकी इंटेंसिटी क्या थी, हाई इंटेंसिटी थी, हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी क्यों थी, क्योंकि इसमें एनर्जी मैक्सिमम थी, यानी कि बहुत तेजी से आ रही थी, बहुत तेजी से आ रही थी। तो बहुत तेजी से आ रही थी, हाँ, तो हमारे एटमॉस्फेयर को भी आके भेद दी होंगी, दबाए एकदम दौड़ते निकल गई होंगी। भाई जैसे कोई तेजी से दौड़ते जा रहा है तो कंधा अंधा लगाएगा, मारेगा, उछड़ जाए, निकल जाएगा। लेकिन अर्थ पर आने के बाद जब ये एब्जॉर्ब हुई तो वापस से अर्थ ने री एमिट किया, है ना। जब वापस से जब री एमिट करेगी अर्थ, तो अब ये स्लो हो जाएंगी, दौड़ते दौड़ते गई, थक गई, अब वापस से ठीक है चलते हैं, है ना। अब जब स्लो आदमी जाएगा तो उसको पकड़ना बड़ा आसान हो जाता है। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगी तो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये कहेगा ओए भाई, ओ एनर्जी कहाँ जा रही है, रुक, मुझे तेरे को पकड़ना है, तभी तो मैं अर्थ को गर्म बनाऊंगा, तभी तो अर्थ पर टेम्परेचर बनेगा। तू वापस चली जाएगी तो अर्थ गर्म नहीं हो पाएगी, और हम सब जो आदमी हैं वो मर जाएंगे यहीं पर, है ना। अब अरे भाई तो मिट गया, चेंज हो गया क्या, पेज आ गया, वही ये तो दूसरा है, एक मिनट एक मिनट, है कहाँ, आ गया, ठीक है, अरे वाह, थैंक यू। मुझे क्या करना था, हाँ, तो ये वापस जब एनर्जी जा रही थी तो उसको एटमॉस्फेयर ने ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया, और जब एटमॉस्फेयर ने ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे हमारी अर्थ पर एनर्जी रुकने लगी, कंजर्व होने लगी, है ना। और इसी एनर्जी के मेजरमेंट को हम बोलते हैं टेम्परेचर। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अब एक बात तो, नीचे की तरफ हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादा डेंस है और ऊपर की तरफ कम डेंस है। तो एक बात बताओ, नीचे की तरफ ज़्यादा एनर्जी फंस के रुकेगी या ऊपर की तरफ रुकेगी, नीचे की तरफ रुकेगी। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेयर कम डेंस होता चला जाएगा, तो एनर्जी भी तो कम रुकना स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर क्या होगा, ऊपर की तरफ कम होता चला जाएगा, है ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, इसको ट्रैप करने में किसका रोल होता है मैंने ये भी बताया होगा, लेकिन फिर भी इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। ये जब आने वाली रेज होती है ना, पता है इनको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट वेव रेडिएशन। क्या बोलेंगे, शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक। और यहां टकरा के जो जाने वाली हैं इनको हम बोलेंगे लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव
रेडिएशन। लॉन्ग वेव क्यों? आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा वेवलेंथ। तो जब एनर्जी हाई होती है तो वेवलेंथ छोटी होती है, और जब एनर्जी स्लो होती है तो वेवलेंथ क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। तो अर्थ से जब जाने वाली रेज हैं तो ये क्या है? लॉन्ग वेव है। और लॉन्ग वेव रेडिएशन ही नहीं बोलते हैं इनको, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल क्यों? क्योंकि अर्थ के सरफेस से जा रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। वो तो जब ऐसे ही चली जाते हैं उसको अल्बेडो बोलते हैं। हाँ, लेकिन आगे होगा मेरे ख्याल से, अगर बुक में तो बताएंगे ही। ठीक है, फिलहाल जितना हम इसको समझ रहे हैं यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सन की जो आने वाली रेज हैं, एनर्जी वेव्स हैं, एनर्जी बैंड के फॉर्म में आती है, इसी को हम बोलते हैं इंसोलेशन। 1 मिनट 1 सेकेंड, अब क्या बताना था मुझे? हाँ, ये समझ में। हाँ, एक चीज और बताना था। आखिर बस आप लोग 2 मिनट रुकिएगा, मैं समझा दूं, उसके बाद जाइएगा। ये एनर्जी ट्रैप किस कारण से होती है? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक गैस है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस आने वाली इनकमिंग रेडिएशन को तो आने देती है, हाँ, लेकिन जाने वाली रेडिएशन को यही गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो कहती है जाना मत बचवा, नहीं तो अर्थ ठंडी हो जाएगी, है ना। और इसीलिए हमारे अर्थ पर टेम्परेचर क्रिएशन हो पाता है, और जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर भी कम होता जाता है, क्योंकि ऊपर बढ़ने पर इनकी डेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्या इतना समझ में आ गया? ओके, वेल डन। बाकी बढ़ेंगे कल।